हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखो, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम सुबह स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी करने की, बट प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। कल भी रात में 2-2:30 बजे तक काम करते हुए समय हो गया, तो एटलीस्ट 6-7 आवर्स की तो नींद लेगा इंसान। फिर आज सुबह उठे तो मौसम ख़राब था तो लाइट वाइट चली गई थी, पर ये सब कहानी की बात है। देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन ट्राई। तो आई विल ट्राई कि भाई जल्द से जल्द इसको डालने की कोशिश करूँ। अब आज के सेशन की बात करते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। उससे पहले लास्ट सेशन में मैंने आपको एक कंट्री के बारे में बताया था, टिमोर लेस्टी। तो आज मेरा क्विज पे जो क्वेश्चन है ना, वो इसी से रिलेटेड है। लास्ट कंट्री जिसने टिमोर लेस्टी के ऊपर राज किया था, उस कंट्री का नाम क्या है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में सभी को जवाब देना है। दूसरा, वीडियो अच्छी लगा करे तो डू लाइक द वीडियो, इसको शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ। हम आप लोगों के लिए इतने एफर्ट डालते हैं तो थोड़ा सा आप भी हम लोगों के लिए कर सकते हो, है ना? करना भी चाहिए। तो चलिए फिर बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज के न्यूज़पेपर को। आज पीपीटी बनाया नहीं है मैंने, इसी से कर रहा हूँ, तो देख लेना, और कल से पीपीटी पे ही करेंगे। देखो, सबसे पहले एक न्यूज़ है फ्रंट पेज के ऊपर, अमृतपाल इल्यूसिव, पुलिस अरेस्ट 34 मोर फॉलोअर्स। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, खालिस्तान कैसे आया, अमृतपाल सिंह कौन है, और पूरी हमने एक मामला समझा था। आपको याद होगा कि अमृतपाल जी का नाम कब अभी न्यूज में आया, जब एक पुलिस स्टेशन के अंदर इनके एक मित्र या फिर इनके एक साथी को अरेस्ट किया हुआ था, और उसके लिए इनकी पूरे जो समर्थक थे वो वहां पे पहुंच गए, जिसके वजह से बाद में पुलिस को लीगली परमिशन लेते हुए कोर्ट की उस बंदे को छोड़ना पड़ा। हमने ये भी देखा था कि इसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे कि एक क्वेश्चन ये उठ रहा था कि जैसे पहले खालिस्तानीज़ के सामने उस समय की पंजाब सरकार झुकी थी और उसके बाद बहुत बड़ा मैटर हुआ था। अगर आपने वो सेशन देखा है जहाँ पे हमने खालिस्तान की पूरी कहानी पढ़ी है आज से 4 या 5 दिन पहले, तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो। जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी हमने कुछ दिन पहले एक अलग से वीडियो भी डाली है खालिस्तान के ऊपर, तो भी आप वहाँ से भी देख सकते हो, तो ये आप कर सकते हो। चलिए वापस हम बात करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ऐसा तो है नहीं कि तुरंत सॉल्व हो जाएगी, समय के साथ होगी, लेकिन हाँ पंजाब सरकार को एक्शन लेने की जरूरत थी। जैसे कि ये बोला जा रहा था कि आप जो है इन लोगों के सामने झुक गए हो, जो कि गलत है, क्योंकि आज आप झुक रहे हो तो कल वो कुछ और ये बोलेंगे। और अमृतपाल सिंह जी जो हैं, ये काफ़ी सारे वीडियोस में ओपनली खालिस्तान के समर्थक अपने आप को बताते हैं। देखो एक चीज़ और है, ये ना बाकी जो अभी तक जिस भी तरीके के खालिस्तानी लीडर्स हुए ना, उनसे काफ़ी अलग हैं, क्योंकि फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, यूएई में रहे हैं काफ़ी समय तक, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब पे काफ़ी बात करने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी हम क्या हुआ ये पूरी कहानी हमें पता है, तो वही यहाँ पे ये न्यूज़ है। आज ना आप ये भी सीख सकते हो कि न्यूज़पेपर में से एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल्स कैसे पकड़े जाते हैं, क्या छोड़ा जाता है, क्योंकि आपके सामने पूरा ही न्यूज़पेपर है। जैसे ये, जहाँ कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी पार्टी की बात है, इग्नोर, बिल्कुल इग्नोर, कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे प्रचार ही प्रचार हैं, अपने काम का है नहीं, ठीक है। दिल्ली लार्जेस्ट इंटरचेंज फैसिलिटी कमिंग ऑन NH-28, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। विजवा भारती आस्क, ठीक है। चलो अब सीधे एडिटोरियल के पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जो है ना कैसे आर्टिकल को डिस्कस कर सकते हैं, क्या आपके काम का हो सकता है। तो देखो सबसे पहला ही आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि स्टेप्स इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रैंक्विलिटी। तो ये जो आर्टिकल है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा आर्टिकल है, समझने वाला आर्टिकल है। लेकिन अभी हमने पीपीटी नहीं बनाई है, इसलिए आज इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मैप के बिना ये समझाने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। एक इस पे हम आएंगे, उससे पहले एक न्यूज़ जो है ना अभी कुलभूषण जाधव जी को लेके काफ़ी चल रही है, और कुछ दिन पहले मैंने कुलभूषण जाधव जी का नाम यूज़ किया था सेशन के अंदर। तो एक स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे फिर मैसेज किया, फिर उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर हम तो नए प्रिपरेशन में, तो हमें तो पता ही नहीं कि कुलभूषण जाधव कौन थे। तो वो वाली चीज़ है, तो वो पहले मैं बता देता हूँ, फिर हम वापस आते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहले ना इसको स्टार्टिंग से समझते हैं। कुलभूषण जाधव जी जो हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पूरा आर्टिकल है, आप इसको नोट्स भी बना सकते हो, फिर हम आते हैं न्यूज़पेपर पे। कुलभूषण जाधव जी कौन है? कुलभूषण जाधव जी, भारत ऐसा कहता है, इंडियन नेवी के ऑफिसर हैं, ये तो कंफर्म है, ठीक है, भारतीय नेवी के ही इज एन ऑफिसर। भारत ऐसा कहता है कि कुलभूषण जाधव जी ईरान अपनी यात्रा पे गए थे और पाकिस्तान ने ना उनको वहां से अरेस्ट कर लिया, ठीक है।
पाकिस्तान ये कहता है कि कुलभूषण जाधव जो हैं ये बलूचिस्तान में एज ए रॉ के एजेंट की तरह काम कर रहे थे और हमने इनको यहां से पकड़ा है। अब कुलभूषण जाधव जी को जब पाकिस्तान ने पकड़ा तो हुआ क्या कि वहां की आर्मी कोर्ट ने इनको डेथ पेनल्टी दे दी अपने पास रख के। काफी समय तक तो पहले देखिए पूछताछ की और इनकी 1-2 वीडियोस डाली हैं जो आज की डेट में यूट्यूब पे डालोगे आपको मिल जाएगा कि भाई कुलभूषण जाधव जी की वो वीडियो पाकिस्तानी ने डाली है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, मतलब पाकिस्तानी लोगों ने, ISI नहीं करवाया था, कि भाई उसमें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं रॉ का एजेंट हूँ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखो ये तो बड़ी चीज़ है नहीं कि यार इतने दिन से कोई बंदा उनके पास है तो उसको पकड़ के वो कुछ भी बुलवा लें, कुछ भी करा लें, तो वो वाली बात हो जाती है। तो कुलभूषण जाधव जी को पाकिस्तान ने जो है उनकी आर्मी कोर्ट ने क्या दे दिया, डेथ पेनल्टी दे दी। भारत ने कहा कि यार ये आर्मी कोर्ट कैसे किसी को डेथ पेनल्टी दे सकती है। भारत ने इसके अगेंस्ट में अपील करी, कहाँ पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ICJ का नाम आपने सुना ही होगा। तो ICJ में फिर पाकिस्तान को 2 चीज़ें बोली गई कि पहला आप प्रॉपर ट्रायल चलाओ, और भारत को जो भारत का मेन डिमांड था ना ICJ में वो क्या था, देखो एक वियना कन्वेंशन है, क्या है, वियना कन्वेंशन 1972 एंड 73 भी है, बट यहाँ पे आई थिंक 1972 था। तो अब यहाँ पे आप थोड़ी सी इस बात को समझिएगा, हर कंट्री की दूसरे कंट्री में आपने एम्बेसी का नाम सुना है, जैसे कि इंडिया की किसी दूसरे कंट्री में एम्बेसी होती है, इसी तरीके से इंडिया की दूसरे कंट्री में काउंसलेट्स भी होती है। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, एम्बेसी एंड काउंसलेट्स का। एम्बेसी जो है ना मोस्टली वो 2 कंट्रीज के फॉरेन रिलेशंस की बात करती है, वहीं जो कॉन्सुलेट्स होती है ना वो एक कंट्री, जब दूसरे कंट्री का कोई बंदा, जैसे कि मैं हूं, मैं अमेरिका गया हूं, मेरे को वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे वहां पे जो हमारी काउंसलेट्स हैं वो मदद करेंगे, उसको बोलते हैं काउंसलर एक्सेस। जैसे कि मुझे वहां पे किसी ने चीज के लिए अरेस्ट कर लिया तो मेरे को भारतीय सरकार की काउंसलर एक्सेस मिलेगी। तो कुलभूषण जाधव जी को जब पाकिस्तान ने अरेस्ट किया तो भारत का ये कहना था कि भाई उनको काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए, जिससे कि बातचीत हो, चीजें समझ में आए कि भाई क्या हो रहा है उनके साथ। लेकिन पाकिस्तान ने उनको काउंसलर एक्सेस नहीं दी, यही वियना कन्वेंशन 1972 का वायलेशन था। इसके बाद भारत ने इसके अगेंस्ट में ICJ अपील किया। 2 बातें रखी कि पहला काउंसलर एक्सेस दिलाइए, दूसरा यार डेथ पेनल्टी आर्मी कोर्ट कैसे दे सकती है। उसके बाद से पाकिस्तान में ये बातें भी ठंडे बस्ते में चल रही है, बीच में हुआ था काउंसलर एक्सेस, फिर कभी दिखाया कभी मिलाया, फिर बाद में बंद कर देते हैं, तो ऐसे ऐसे चल रहा है। तो ये था कुलभूषण जाधव जी का मामला, और मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर था वियना कन्वेंशन 1972, तो वो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए इसको एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ में आ गया ना, इसमें वियना कन्वेंशन 1972 है, इनका नाम है कुलभूषण जाधव। भारत बोलता है पाकिस्तान ने इनको ईरान से पकड़ा था, और पाकिस्तान ऐसा बोलता है कि हमने इनको बलूचिस्तान से अरेस्ट किया है, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी। ICJ में अपील होती है, 2 चीज़ों पे होती है, पहला काउंसलर एक्सेस और दूसरा डेथ पेनल्टी आर्मी कोर्ट कैसे दे सकती है। तो ये इतना बेसिक फंडा था, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ से आर्टिकल जो भी हमारे काम के हैं वो देखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जिट कैसे करना है ये मेरे लिए चिंता का विषय है। हाँ बच गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मूविंग फॉरवर्ड विथ अ न्यू ईयर कॉन्सेप्ट ऑफ UHC, ठीक है। ये अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, चाइना वाला है जो हम कल देखेंगे, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। फिर यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है। टेक्स्ट वाला पेज पे देखो आज आर्टिकल आया है, एक्सेस टू फैसिलिटीज एंड बेसिक IT स्किल्स। आपके एग्जाम के लिए तो ये बिल्कुल ही काम का नहीं है। अमिट दैट ओवर अडानी स्टॉक्स NSE सेज, ठीक है। अमृतपाल इल्यूसिव 34 मोर फॉलोअर्स, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। जापान PM किशिदा टू विजिट इंडिया टुडे, G7 G20 इंडो पैसिफिक टाइज ऑन एजेंडा। तो ये तो एक न्यूज़ है, पर आपको अभी एक इसी पे G20 वाली बात पे मैंने एक आपको एक कहानी बताई थी, आपको याद है कि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर G20 में भारत में आना चाहते थे और वो अपनी बातें रखना चाहते थे अगेंस्ट द रशिया। इंडियन सरकार ने उनको परमिशन नहीं दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जापान ने बोला था कि G7 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है, इस बार तुम वहाँ आओ, यूक्रेनियन जो हेड थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, और वहाँ पे आके अपनी बात रखो। उसके बाद भारत का काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि भारत जो है
कहीं रशिया के सपोर्ट में अपने सारे दोस्तों को ना खो दे। और उसमें यह भी था कि जापान के बंदों ने आने को मना कर दिया था G20 में, क्योंकि उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। तो ये वाली चीज़ थी। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, जापान पीएम किशिदा टू विजिट इंडिया टुडे, G7 G20 इंडो पैसिफिक टाइज ऑन एजेंडा। इंडो पैसिफिक से तो आपको पता ही है क्या मतलब है। इंडो पैसिफिक में एक आपका क्वाड बना हुआ है, जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और आपका एक और कंट्री कौन सी है यार, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ठीक है। इन चारों कंट्री का मेन पर्पस है इंडो पैसिफिक में शांति, इन सारी चीज़ें बनी रहें, कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन सिर्फ बात यही नहीं है, एक और कंट्री का ग्रुप बना था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इंडो पैसिफिक में सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए। वो क्या था, ऑकस। ऑकस में आपकी कौन कौन से थी ये भी आपको पता है। मेन पर्पस क्या था, सबमरीन वाला, मैंने आपको बताया था। न्यूक्लियर सबमरीन यूएस ने देने को कहा है, किसको, ऑस्ट्रेलिया को। न्यूक्लियर सबमरीन क्यों देने को कहा है, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर आपको मैंने बताया था कि ज़्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकती है, 2-2.5 साल तक पानी के अंदर रह सकती है, अगर फूड सप्लाई प्रॉपर है। जो नॉर्मल डीजल से चलती है उसको रिफ्यूल करने के लिए फिर ऊपर आना पड़ता है, जिससे कि वो रडार में ट्रैक इजीली हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स टेक डाउन ट्राई कलर, ट्राई टू स्टॉर्म हाई कमीशन इन लंदन। देखो ये खालिस्तान वाली न्यूज़ ना भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, और एक बात जरूर है कि ये टॉपिक अच्छा खासा न्यूज़ में है। तो आप लोग जरूर इसको, वो जो डिटेल वीडियो मैंने डाली हुई है 14 मिनट की, वो प्लीज़ देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेस नहीं पता होगा ना, काम नहीं हो पाएगा। खालिस्तान वाला एक अभी ये न्यूज़ में है और ये आगे भी चलेगा, क्योंकि अब अमृतपाल सिंह तुरंत तो शांत होने वाले नहीं है। तो ये चीज़ें ना अब आगे भी न्यूज़ में रहेगी, तो वो उसके लिए आप थोड़ा तैयार रहो, पढ़ते रहो। ऐसा चीज़ें नहीं है कि भाई अचानक से कुछ आ जाएगा फिर कहोगे सर हमने तो देखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, चलिए फॉरेन पेज पे आते हैं। बांग्लादेश की न्यूज़ है, कोई काम का नहीं है। 6.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन इक्वाडोर एंड पेरू किल्स 15 पीपल। ठीक है, कोसोवो एंड सर्बिया फेल टू साइन एग्रीमेंट आफ्टर मैराथन टॉक्स। पाकिस्तान पुलिस रजिस्टर्ड टेरर चार्ज अगेंस्ट इमरान खान एंड पीटीआई लीडर्स। पुतिन विजिट मैरिपोल इन फर्स्ट ट्रिप टू ऑक्यूपाइड टेरिटरी। ठीक है, रशिया यूक्रेन सबको आता है ना, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है, पहले भी पढ़ाया हुआ है। आप रशिया यूक्रेन में अगर आपको दिक्कत हो तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, तो जब भी हम कभी सेशन लेंगे हम उसमें वहां पे उसको कर लेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, कुवैत कोर्ट नलीफाइज 2022 वोट इन फेवर ऑफ ओल्ड हाउस। ठीक है यार, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, बिजनेस में तो वैसे भी कुछ नहीं होता है। स्पोर्ट्स पेज देख लेते हैं। एक चाइना वाला आर्टिकल आज अच्छा था यार, जो डिटेल में डिस्कस करना है वो कल किया जाएगा। कल इंडिया टीम का मैच भी था, तो कल हार गई है, तो 1-1 से अभी ओडीआई सीरीज बराबर हो चुकी है। यही है कहानी। चलो अब इसी के बाद ना एक टॉपिक और आपको समझा देता हूं मैं, जो अभी काफ़ी न्यूज़ में है, आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। मेन प्रॉब्लम क्या आती है पता है, टेक्निकल। जब आप टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज नहीं रखते हैं तब यही होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा एक आर्टिकल हम और डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद आज के सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिलता रहे, मेरा यही एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो मैं चाहता हूं कि आज हम जो एक और न्यूज़ अभी काफ़ी चल रही है वो है म्यांमार। म्यांमार न्यूज़ में बहुत चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि म्यांमार में 2-3 बातें, एक तो रोहिंग्यास के साथ बांग्लादेश में और इनका बात चल रहा है, दूसरा म्यांमार में ये मिलिट्री कूप चली रहा है, तो काफ़ी सारे लीडर्स को ये अरेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन मेरे से कल 2-3 बच्चों ने पूछा था टेलीग्राम पे कि सर इंडिया का म्यांमार पे इतना सॉफ्ट स्टैंड क्यों है? जैसे हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, तो हम म्यांमार को क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? तो देखो म्यांमार क्राइसिस तो मैंने आपको बताई हुई है, जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो म्यांमार के अंदर मिलिट्री कूप थी, पहले वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, हम एक कॉलोनाइजेशन वाला आर्टिकल पढ़ रहे थे ना, देखो म्यांमार में भी गए हो, हालत ख़राब करके गए। प्रॉब्लम क्या होती है ना, देखो बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ होती है। अब आप सबको एक साथ ला के रख देते हो, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मन से बस बोल दिया आप कंट्री हो, तो फिर आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो म्यांमार जो है ना आपका 1947 में या 1946 में ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो गया था, 1948 में हुआ था सॉरी।
उसके बाद म्यांमार के अंदर ना बहुत सारे जो ये सेपरेट एथनिक ग्रुप्स थे, सबने आपस में फाइट शुरू कर दी कि कंट्रोल हमारे पास रहेगा, कंट्रोल हमारे पास रहेगा। तो ऐसी ये फाइट चलती रही। उसके बाद क्या हुआ कि 61 के आसपास आके मिलिट्री ने फिर सारी चीज़ें अपने अंडर में ले ली। जब भी कहीं सिविल वॉर होता है तो मिलिट्री भाई सारी चीज़ें अपने अंडर में ले लेती है। उसके बाद से म्यांमार में मिलिट्री रूल चलने लगा। 1990 तक आते आते वहाँ पे थोड़ी थोड़ी डेमोक्रेसी की बात होने लगी, जिसमें कि एक ऑंग सुन सुई जी का नाम जो आप सुने होंगे, जिनको अरेस्ट कर लिया गया है, उन्होंने 90s के दौरान से डेमोक्रेसी की आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उसके बाद म्यांमार की जो मिलिट्री थी धीरे धीरे इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ने लगा, चीज़ें भी होने लगी, तो फाइनली 2008 तक जो है वो मान गए। और 2008 में म्यांमार को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, पर इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिफेक्ट होता है कि 25% सीट, कितनी 25% सीट जो है ना, ये रिजर्व्ड हैं किसके लिए? वहाँ की आर्मी के लिए। पार्लियामेंट के अंदर 25% सीट जो है ना वो उनकी आर्मी के लिए रिजर्व्ड हैं। और दूसरा इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डिफेक्ट था वो ये था कि इन्होंने ये कहा कि कोई भी बंदा जिसका स्पाउस फॉरेनर है, ही कैन नॉट बी द हेड ऑफ द कंट्री। तो ऑंग सुन सुई जी जो बहुत बड़ी लीडर थी, जिनकी वजह से डेमोक्रेसी एंड एवरीथिंग आई, वो उनके जो हस्बैंड थे वो फॉरेनर थे। इस वजह से फिर वो कभी देश की हेड नहीं बन सकती हैं, मतलब नाम से। जैसे इनडायरेक्टली तो बहुत बन सकते हैं, जैसे कि सोनिया गांधी जी थी इनडायरेक्टली और राज कोई और कर रहा था, तो वैसे ही वो भी आज की डेट में जब लास्ट में जो 2 बार सरकार रही है तो ऑंग सुन सुई जी की ही पार्टी की रही है, पर नॉमिनल हेड कोई और रहा होगा, क्योंकि वो उस पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकती थी। अब इस पे हम फिर आएंगे, पर इससे पहले 1990s तक इंडिया का क्या स्टैंड था। तो 90 के दशक तक भारत ने जो है ना म्यांमार के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं रखे, उन्होंने मतलब बिल्कुल छोड़ दिया। उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं करी भारतीयों ने, हमारी सरकारों ने, कि हम आपके साथ रिलेशन मेंटेन करें। पर 90 के दशक के बाद ना इंडिया को रियलाइज हुआ म्यांमार की इंपॉर्टेंस। अब वो क्या है, देखो मैं मैप तो अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो हमारा इंडिया का ना जो कोने वाला नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो है, ठीक है। आप जानते ही हो कि बिल्कुल बॉर्डर जो है ना किससे टच होता है? म्यांमार से। इस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का जो बॉर्डर है वो किससे टच होता है? म्यांमार से। अब हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना यार, वहाँ पे बहुत सारी इंसर्जेंसीज हैं, मतलब जो आपके नक्सल ग्रुप्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, वो ये सब करके म्यांमार में भाग जा रहे थे। तो इंडिया को रियलाइज हो गया 90 के दशक तक कि हमें म्यांमार की जो उस समय की मिलिट्री गवर्नमेंट है उनकी कॉपरेशन चाहिए, क्योंकि इन एरिया को ये बेटर समझते हैं और उनके कंट्री में भाग जा रहे हैं तो हमारी मदद करेंगे। तो उसके बाद म्यांमार की आर्मी ने हमारी मदद करनी भी शुरू कर दी और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोल में हो गई। तो आज भी इंडियन सरकार म्यांमार को क्यों कुछ नहीं बोलती है, जो आपका ये वाला क्वेश्चन था, वो इसीलिए नहीं बोलती है क्योंकि हमें म्यांमार की ज़रूरत है, हमें उनकी आर्मी की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इंसर्जेंट्स फिर म्यांमार में भाग जाते हैं, फिर इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। तो 2015 में इनकी पार्टी जीत जाती है ऑंग सुन सुई जी की। 2020 में इलेक्शन होते हैं, वहां भी ये जीत जाती हैं, लेकिन 2020 के इलेक्शन में बहुत अच्छी बहुमत से जीतती हैं। तो मिलिट्री को ये डर था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने 25% सीट्स और ये जो कानून बनाया हुआ है कि स्पाउस रहेंगे तो हम नहीं बनने देंगे हेड, ये दोनों वो हटा देंगी, वो अमेंड कर देंगी। और इसी वजह से वहां की मिलिट्री ने बोला कि रिगिंग हुई है, इलेक्शंस के अंदर चीटिंग हुई है, और इलेक्शन को खारिज करते हुए मिलिट्री कूप हो गया। सारी जो सरकारें चल रही थी वो भी खत्म हो गई, और उसके बाद से जितने बड़े बड़े लीडर्स उनको जेल में डाला जा रहा है। तो ये है म्यांमार की कहानी। आई होप आपको समझ में आया हो। आज का यही था हमारा छोटा सा प्यारा सा सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।